सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम तज्जिया मैं हूं लीना लियास और आज के इस प्रोग्राम में टेलीफोन लाइन पर हमारे साथ मौजूद हैं समी इब्राहिम साहब अमेरिका से। स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं सदीक साजिद साहब, राना ताहिर साहब और अनवर अब्बास जो कि हमारे फ़ॉरेन ऑफिस की बीट करते हैं, वो हमारे साथ मौजूद है। लेकिन जो सबसे पहले आज हम स्टोरी करेंगे वो करेंगे अब्दुल्ला का जो दौरा है पाकिस्तान है। इसके अलावा जो पोलिटिकल एक्टिविटीज़ होती रही हैं, आज हमने देखा कि नून लीग जो है वो काफ़ी मसरूफ़ रही, मीटिंग पे मीटिंग कॉल की जा रही थी। कुछ इस हवाले से भी बात करेंगे। जी समी साहब, ओवर टू यू। देखिए, ये बिल्कुल आपने राइटली पॉइंट आउट किया अलीना। जो डॉक्टर अब्दुल्ला का जो ट्रिप है पाकिस्तान का, ये बहुत सिग्निफिकेंट है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के फ्यूचर के हवाले से। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तानी मीडिया ने इसको कोई इतनी ज्यादा अहमियत नहीं दी क्योंकि हम लोग डोमेस्टिक पॉलिटिकल चीजों में उलझे हुए हैं। अब ये जो डेलीगेशन है, ये जो आया डॉक्टर अब्दुल्ला का, ये स्पेशल इन्विटेशन थी जनरल कमर जावेद बाजवा की, पाकिस्तान फौज के सरबराह की। और जो लोग अफगान मामला को समझते हैं, अंदाजा है कि अब्दुल्ला क्योंकि नॉर्दर्न अलायंस को रिप्रेजेंट करते हैं। दो ही कुव्वतें हैं अफगानिस्तान में, एक तालिबान और एक ये जो है डॉक्टर अब्दुल्ला का जो नॉर्दर्न अलायंस है जिसमें कई ग्रुप्स हैं। तो ये माजी में इसकी अहमियत इसलिए है कि माजी में नॉर्दर्न अलायंस इंडिया के हाथों में खेलता रहा। ईरान के साथ भी उनके बड़े करीबी वो थे, उनके राब्ते थे और पाकिस्तान के साथ एक एनिमोसिटी थी। अशरफ गनी साहब जो हैं, अब पिछले कुछ अरसे से उन्होंने जो गेम खेली है, बज़ाहिर अमेरिकन के खिलाफ बात करते हैं लेकिन दर हकीकत वो अमेरिकन की गेम वहाँ पे खेल रहे हैं। तो पाकिस्तान क्योंकि ये चाहता है कि अब वहाँ पर एक पीस इस तरह का हो कि जिसमें तमाम जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको हिस्सा मिले। तो डॉक्टर अब्दुल्ला की जो पाकिस्तान के साथ जो गुफ्तगू है, क्योंकि जो पीस प्रोसेस है इसमें इंडिया टोटली आउट है और जो भी गुफ्तगू हो रही है वो उसमें दोहा में जो हो रही है वो तालिबान को पाकिस्तान लेके आया टेबल पे, तो पाकिस्तान का एक इसमें रोल है। तो ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट थी कि डॉक्टर अब्दुल्ला ने ये रियलाइज किया कि अब माजी के जो रवाबत थे, जिस तरह वो इंडिया के साथ मिलकर वहाँ पर गेम करते थे, तो शायद अब वो तब्दीली का वक्त आ गया। तो वो पाकिस्तान फौज के साथ, पाकिस्तान की गवर्नमेंट के साथ उन्होंने ये 3 रोज़ा जो दौरा है ये प्लान हुआ, उसमें वो यहाँ पर आए, प्राइम मिनिस्टर से मुलाकात हुई, आर्मी चीफ से डेलीगेशन लेवल की उनकी मुज़ाकरात हुए हैं। इसका एक दूसरा पहलू ये है अलीना कि बेसिकली अब जैसे मैंने पहले अर्ज किया कि अब्दुल्ला ने ये रियलाइज कर लिया कि शायद जो फ्यूचर है उसमें इंडिया का इतना ज्यादा यहाँ पे रोल नहीं होगा। तो इसको दूसरे अल्फाज में हम ये कह सकते हैं कि चाइना की जो ग्रिप है वो हाल इस हिस्से में अमेरिका के मुकाबले में मजबूत हो रही है, क्योंकि पाकिस्तान भी तो चाइना का अलाई है। अगर वो पाकिस्तान के साथ आके डॉक्टर अब्दुल्ला बात कर रहे हैं तो वो इस बात को समझ रहे हैं कि फ्यूचर जो है वो किस तरफ जा रहा है। और इसका और जो बड़ा इम्पैक्ट होगा अगर अफगानिस्तान में अमन आता है, तो ताइपे गैस पाइपलाइन जो है जिसमें इंडिया भी शरीक होता है, वो बहुत ज़रूरी है। वो पाकिस्तान के लिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि 1 अरब क्यूबिक फीट जो गैस है पाकिस्तान को वो वहाँ से मिलनी है। तो अब जो ईरान गैस पाइपलाइन मंसूबा है वो तो ऑलमोस्ट फिनिश हो चुका है क्योंकि इंडिया भी उससे निकल गया था, तो पाकिस्तान ऑलरेडी उसमें नहीं है। तो ये मुज़ाकरात हो रहे हैं, जो अफगान पीस प्रोसेस है उसमें डॉक्टर अब्दुल्ला का पाकिस्तान का दौरा जो है वो उसकी बहुत बड़ी अहमियत है। ये आप समझें कि ये टर्निंग पॉइंट है। इसके बाद जो प्रॉक्सी वॉर हो रही थी अफगानिस्तान में, अगर ये कामयाब हो जाता है, जो भी पाकिस्तान फौज की एफर्ट है, तो जो प्रॉक्सी वॉर्स अफगानिस्तान में होती रही हैं जिसमें इंडिया प्ले आता रहा है और अमेरिका प्ले अपना करता रहा है, ये उससे जान इस तरह से छूटेगी कि वहाँ पर जो मकामी ताकतें हैं उनके जरिए अमन जो है वो बहाल हो सकेगा। बाकी अनवर अब्बास साहब क्योंकि इसको फॉलो कर रहे हैं, पूरे फॉरेन ऑफिस के पास हैं, तो वो मेरा ख्याल है कि इस पर ज्यादा मजीद इस पर रोशनी डाल सकते हैं। जी अनवर।
आपने दुरुस्त कहा कि इस पूरे स्नेरियो में जो करंट पीस प्रोसेस चल रहा है अफ़गानिस्तान के हवाले से, इसमें इंडिया टोटली आउट है और सिग्निफिकेंटली अब्दुल्ला के दौरे से चंद दिन कब चीन के जो स्पेशल एजेंसी बराए अफ़गानिस्तान ने लियू जियान, वो भी पाकिस्तान में मौजूद थे और यहाँ पे उन्होंने न सिर्फ वज़ीर ख़ारजा बल्कि मोहम्मद सादिक ख़ान जो कि वज़ीर आज़म के स्पेशल एजेंसी बराए अफ़गानिस्तान है, उनसे भी मुलाकातें की। और आज भी अब्दुल्ला ने जब ISSI में अपना एड्रेस किया, उसमें उन्होंने ये वाज़ेह किया कि चीन इस खित्ते की एक अहम ताकत है, चीन का एक अहम रोल है और ख़ित्ते में अमन के हवाले से और अफ़गानिस्तान के अमन के हवाले से हम चीन के किरदार को मतलब उन्होंने कहा कि नज़रअंदाज नहीं कर सकते। तो इससे ये भी एक चीज़ साबित होती है कि नो डाउट इसमें कोई शक नहीं कि अमेरिका के ज़रिए सर ये मुज़ाकरात हो रहे हैं, ताहम इसमें चीन का इन्फ्लुएंस भी मौजूद है और चीनी असर और रसूख की वजह से एक तरह से इंडिया जो है वो इस वक्त इससे बाहर जा रहा है और नॉर्दर्न अलायंस भी जो है, जो कि माजी में शायद पाकिस्तान दुश्मन उसका एक तासुर था, वो उसको बेहतर बनाने की कोशिश कर रहा है। और पाकिस्तान में एक तवील अरसे के बाद आज डॉक्टर अब्दुल्ला जो हैं यहाँ पर मौजूद हैं, 2 रोज़ उनको हो गए हैं, कल भी उनकी काफ़ी अहम मुलाकातें हैं जिसमें कि सदर मुमलिकत से मुलाकात करेंगे। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि वो न सिर्फ यहाँ पे पाकिस्तान के साथ अपने ताल्लुकात को बेहतर कर रहे हैं, बल्कि अब वो एक नई, जिसे कहते हैं कि रीऑर्गेनाइजेशन कर रहे हैं, एक नए अलायंस की तरफ हम कह सकते हैं कि जाने की कोशिश करें कि जिसमें कि वो तालिबान और पाकिस्तान एक पेज पे हो और अफ़गानिस्तान में क़याम अमन को मुमकिन बनाया जा सके। क्योंकि उन्हें भी ये चीज़ नज़र आ रही है कि अफ़गानिस्तान में दाइश ISIS जो है वो अपीयर हो रही है, नमूदार हो रही है, उसकी प्रेजेंस के हवाले से काफ़ी रिपोर्ट्स हैं। तालिबान के साथ भी दाइश की कई झड़पें हो चुकी हैं, मुख्तलिफ़ इलाकों में वो आपस में बरसरे पेकार रहे और आने वाले दिनों में इस ख़तरे का अंदाज़ा लगाते हुए इस वक्त तालिबान नॉर्दर्न अलायंस जो है, ना सिर्फ वो एक अफ़गानिस्तान में अमन चाह रहे हैं बल्कि वो अफ़गानिस्तान को मुस्तहकम करना चाह रहे हैं कि बजाय इसके कि ये मुल्क उनके हाथ से भी निकल जाए, इससे पहले वो एक रिज़ल्ट ओरिएंटेड मुज़ाकरात के ज़रिए अमन की बहाली और एक नेशनल रिकॉन्सिलिएशन गवर्नमेंट की तरफ बढ़ रहे हैं। जी समी साहब। बिल्कुल मैं इनसे एग्री करता हूँ और ये एक वक्त था कि उस वक्त डॉक्टर अब्दुल्ला जो हैं वो बिल्कुल भी किसी तरह भी पाकिस्तान के साथ कोई रवाबत नहीं रखना चाह रहे थे और पाकिस्तान के खिलाफ बहुत स्टेटमेंट्स उनकी आती थी। ये आप ये समझें कि बिल्कुल एक जैसे बड़ा यू टर्न है और गोज टू पाकिस्तान मिलिट्री फॉर दैट, क्रेडिट गोज टू प्राइम मिनिस्टर इमरान खान। अमेरिका की सोच को बदल के ट्रंप को इस बात पर माइल किया कि वो तालिबान के साथ गुफ्तगू करे। जब ये गुफ्तगू शुरू हुई तो इसके साथ साथ पाकिस्तान की फौज में जो ताल्लुकात खराब थे नॉर्दर्न अलायंस के साथ, उनको बेहतर बनाया। और आज देखें डेलीगेशन लेवल पर जनरल कमर जावेद बाजवा की जो मीटिंग हुई है डॉक्टर अब्दुल्ला के साथ, तो ये बेसिकली इट रिफ्लेक्ट्स वन थिंग। ये जो आप देखें इस बात को समझें, इसका बड़ा गहरा ताल्लुक है। ये जो नून लीग की रैलियों में जनरल कमर जावेद नारे लग रहे हैं, ये जो एक तरह से कैंपेन बनाने की कोशिश की जा रही है, असल में ये तकलीफ है कि पाकिस्तान फौज के सरबराह इस वक्त जिस अंदाज में चीजों को लेके चल रहे हैं, पाकिस्तान का जो मुकदमा है, पाकिस्तान के जो मफादात हैं, खित्ते के जो मफादात हैं, उनको सामने रख के वो फैसले कर रहे हैं। जो भारत नवाज लोग हैं, जो अमेरिका नवाज लोग हैं, उनको इस वक्त पाकिस्तान की ISI और पाकिस्तानी फौज के सरबराह जनरल कमर जावेद बाजवा, उनकी आंखों में वो खटकना जैसे होता है ना, वो काम हो रहा है। और ये सारी आपको समझ आ जाएगी, ये जो पाकिस्तान के अंदर जो पॉलिटिकल अनरेस्ट है, इसका बड़ा गहरा ताल्लुक है इन चीजों से। जो आप देखिए पिछले 10 दिनों में सवाए इसके कि तलाल चौधरी और आयशा रजब का ताल्लुक है, या मरियम नवाज पाकिस्तान की फौज को गाली निकाल रही है, जो मेन स्ट्रीम पाकिस्तान का मीडिया है, कोई ये बात कर रहा है कि डॉक्टर अब्दुल्ला क्यों आए हैं, पाकिस्तान खित्ते में अपने टारगेट किस तरीके से इंडिया को हमने आउट किया है, किस तरीके से अपनी पोजीशन को आप मजबूत कर रहे हैं, ये कोई मीडिया हाउस आपको नहीं बता रहा। ये सारे के सारे उन मामलात में उलझे हुए हैं जिनमें मनफी असरात हो, पाकिस्तान के इदारों की तस्दीक हो, पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है उसकी तस्दीक हो, लोगों का एतमाद गवर्नमेंट से उठ जाए। और जो पाकिस्तान गवर्नमेंट इस वक्त जो अचीवमेंट कर रही है, एक्सीलेंट है इस वक्त सिविल मिलिट्री रिलेशनशिप, और जो बड़े बड़े खित्ते के जो चैलेंजेस हैं उनको मिलकर उनको हल किया जा रहा है। और जो विजिट है, ये इस बात की इतनी बड़ी, ये इस बात का सबूत है कि पाकिस्तान
जो कि हमेशा पहले ये कहा जाता था कि शायद एक ग्रुप को पैटर्नाइज करता है, तालिबान को पैटर्नाइज करता है। अब पाकिस्तान डॉक्टर अब्दुल्ला नौजवान अलायंस के साथ भी इस तरीके से मुज़ाकरात में शरीक है। ये टेंशन नजर आती है कि आप खित्ते में वाकई एक ऐसा अमन चाहते हैं जो पायदार हो और जिसमें हिस्सा बकदरे जुस्सा तमाम जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको इक़्तिदार में हिस्सा दिया जाए, ताकि सब मिलकर वेलफेयर कर सकें, आवाम की खिदमत कर सकें। और अगर टाइप ए गैस पाइपलाइन बनती है, देखें अगर अफगानिस्तान में पीस होता है, जो पाकिस्तान की कोशिश है, तो टाइप ए गैस पाइपलाइन बनती है, एक एनर्जी का इतना बड़ा क्राइसिस है, पाकिस्तान उससे बाहर निकलता है, तो आप फिर उसका जो आगे गैस जा रही होगी उसकी राहदारी भी पाकिस्तान वसूल करेगा। पाकिस्तान को इकोनॉमिकली देखें कितना इसका पैकेट गोज टू जनरल कमर जावेद बाजवा एंड प्राइम मिनिस्टर इमरान खान। जी राना साहब, आप क्या कहेंगे इस पर? जी अलीना, देखें समी साहब ने जो बात की है मैं उसको आगे बढ़ाता हूँ कि ये डॉक्टर अब्दुल्ला का दौरा बिलाशुबा नहायत अहमियत का हामिल है। इससे बहुत से लोगों को, पाकिस्तान के दुश्मनों को ख़ास तौर पर बड़ी तकलीफ़ हो रही, और ऐसे मौके पर पाकिस्तान के अंदर ये नाम नेहाद APC के ड्रामे करना, ये सारा जो ये पीस प्रोसेस है, इसकी कामयाबी से जो लोग बुखलाए हुए हैं, ख़ास तौर पे इंडिया, ये उसके लिए खेल रहे हैं, ये उसके टाउट हैं जो इस किस्म के काम कर रहे हैं। पाकिस्तान में अफवाज पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जहर उगल रही हैं, ये अंजुमन बदकारान मिल्लत जो है। मसला अलीना ये है कि डॉक्टर अब्दुल्ला जो है, जैसे समी साहब ने बताया कि उनके ईरान के साथ भी बहुत गहरे मरासम, और अब ईरान और इंडिया के ताल्लुकात भी वो नहीं रहे जो पहले थे। अब आप देखें कि चाइना वहाँ पहुँच गया है ईरान में, चाइना इन्वेस्टमेंट कर रहा है और इंडिया को वहाँ से दत्कार दिया गया है, निकाल बाहर किया ईरान वालों ने। तो ये खित्ते में पाकिस्तान तनहा नहीं हो रहा, इंडिया तनहा हो रहा है। और ये सारी पॉलिसी किसकी है? ये सही कहा समी साहब ने कि ये वज़ीर आज़म इमरान खान और पाक फ़ौज के सरबराह जनरल कमर जावेद बाजवा एक पेज पर जिस तरीके से मौसर अंदाज में पाकिस्तान को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, ये उसका नतीजा है कि आज नेपाल भी इंडिया के ख़िलाफ़ है, ईरान भी इंडिया से दूर हो गया है, अफ़गानिस्तान के डॉक्टर अब्दुल्ला पाकिस्तान आए हुए हैं। और ये 3 दिन का दौरा जो है, ये कोई छोटी बात नहीं कि डॉक्टर अब्दुल्ला का पाकिस्तान में 3 दिन क़याम, इससे पता नहीं हमारे दुश्मनों की नींदें कितनी हराम हुई होंगी। ये जो है, मैं आपको बताऊं, अब एक बात तय है कि अफ़गानिस्तान अमन की तरफ बढ़ रहा है, और अफ़गानिस्तान में अमन का सबसे ज़्यादा फ़ायदा पाकिस्तान को है, क्योंकि अफ़गानिस्तान में बदअमनी का सबसे ज़्यादा नुकसान भी पाकिस्तान को पहुंचता है। तो अलीना, इस वक्त हमें इसको इस हवाले से देखना चाहिए कि ये है खारजा पॉलिसी, कामयाब खारजा पॉलिसी, कि आज डॉक्टर अब्दुल्ला पाकिस्तान में आए हुए हैं। वो वज़ीर आज़म से, आर्मी चीफ से, दीगर हमारे हुकाम से मुलाकातें कर रहे हैं, यहाँ तकरीबात से ख़िताब कर रहे हैं। तो इस बात को इन लोगों को समझना चाहिए और अपने ये जो फ़रोई मामलात हैं उनके लिए, अपनी करप्शन छुपाने के लिए, ये पाकिस्तान के नेशनल मफादात को कुर्बान करने पर तुले हुए हैं। जी सदीक साजिद साहब, आप भी कुछ कहना चाहें? जी बिल्कुल। एक तो जो आज की जो मुलाकात हुई थी अब्दुल्ला के वज़ीर आज़म पाकिस्तान से, उसको भी बड़ी अहमियत इस वजह से हासिल है कि पाकिस्तान की जानब से जो अफ़गानिस्तान के हवाले से कुछ ऐसे इक़दाम किए जा रहे हैं, ये भी एक हमारी तरफ से गुडविल जेस्चर है कि जो ट्रांजिट ट्रेड में आज वज़ीर आज़म ने कहा कि अफ़गान ट्रांजिट ट्रेड है, उसमें हम इनको कुछ सहूलियात देंगे। जो अफ़गान तलबा हैं उनके वीज़ों के जो इशूज़ थे उनको सेटल किया जाएगा, और उसके साथ साथ जो कि मरीज़ वहाँ पे आते हैं उनको हम पहले ही केयर कर रहे थे, उससे बेहतर अंदाज में उनकी भी केयर होगी। और फिर वहाँ से जो अफ़गान ताजर हैं, और जो ट्रेड होगी, जो 2 तरफ़ा ट्रेड है ट्रांजिट ट्रेड से हट के अलावा, वो भी जो है उसमें भी जो है वो बेहतरी लाई जाएगी। और साथ ही साथ फिर ये देखिए कि ये वज़ीर आज़म ने शुरू दिन से कहा था कि अफ़गान मसले का कोई फ़ौजी हल मुमकिन नहीं है, यह मुज़ाकरात से ही हल होगा। और मुज़ाकरात का रास्ता किसने हमवार किया? पाकिस्तान ने हमवार किया, और इसका इतराफ़ पूरी दुनिया ने भी किया, अमेरिका ने भी किया। और साथ ही साथ फिर अब जो इंट्रा अफ़गान डायलाग हो रहे हैं अफ़गान तालिबान के दरमियान और अफ़गान हुकूमत के दरमियान, उसमें भी जो पाकिस्तान का एक कलीदी किरदार है, उसी वजह से जब ये खुद देखा अब्दुल्ला ने भी और अशरफ गनी ने भी, क्योंकि अभी वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने भी दौरा करना है, उनको दावत दे रखी है। अशरफ गनी ने पिछले दिनों कांटेक्ट हुआ था, टेलीफोनिक रब्ता हुआ था, तो अब वज़ीर आज़म पाकिस्तान भी जल्द जो है वो अफ़गानिस्तान का दौरा करेंगे। मेन वजह उसकी यही है कि जो वहाँ पे पायदार अमन और इस्तेहकाम वो पाकिस्तान के मफाद में है, और सबसे बड़ी बात हमारे मफाद में ये है
कि जो इंडिया वहाँ पर बैठकर जो वहाँ के जो कौंसलेट थे वहाँ पे बैठकर पाकिस्तान में दहशतगर्दी तखरीबकारी करवाता था, वो चीज़ें अब सारी नहीं हो सकेंगी, क्योंकि पाकिस्तान ने एक तो पाक अफगान बॉर्डर जो वहाँ पे जो फेंसिंग की है वो ऑलमोस्ट 90 से 95% वो काम उसका मुकम्मल हो चुका है। इसके साथ साथ ये जो मुल्क दुश्मन अनासर हैं बाज़ औक़ात कोशिश करते हैं रॉकेट फायर कर दिया, कि वो लोग हैं जिनको अभी भी इंडिया की जो है वो सपोर्ट हासिल बॉर्डर पार से बैठ कर हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर या हमारे जो चेक पोस्टें बनी हुई वहाँ को निशाना बनाते हैं, सिर्फ ताल्लुकात को बिगाड़ पैदा करने के लिए। लेकिन पाकिस्तान की जानब से जिस जस्टर का और अमली इकदाम पाकिस्तान की जानब से उठाए गए अफ़गान तालिबान को करीब लाने के लिए, और साथ ही साथ फिर अफ़गान हुकूमत को और फिर साथ एक मेज़ पर बिठाना, बेशक तीसरे मुल्क में मुज़ाकरात हो रहे हैं, लेकिन इस चीज़ का एतराफ़ अगर अमेरिकन ये करते हैं, डोनाल्ड ट्रंप ये इस चीज़ का एतराफ़ करता है कि पाकिस्तान की मदद के बगैर हम अफ़गान तालिबान के साथ किसी डील पर नहीं पहुंच सकते थे। अभी आप ये भी देख लीजिए कि वहाँ पे अफ़गानिस्तान में जो पुरतशद्दद वाक़यात थे उसमें भी कमी आना शुरू हो गई है, क्योंकि दो तरफ़ा जो मुआहदा है उसमें उसके तहत जब तक ये बातचीत मुकम्मल नहीं होती उस वक्त तक ये इस तरह के हमले जो हैं वो नहीं होंगे। इसमें भी पाकिस्तान का किरदार है ताकि ये अदम तशद्दुद जो है वो हो, उसकी तरफ हम जाएं और उसके साथ साथ फिर जो अमन का रास्ता है उसको इख्तियार करें। और इसमें पाकिस्तान की जो जैसे राना साहब ने बोला, समी साहब ने कहा कि पाकिस्तान की जो फ़ॉरेन पॉलिसी है इसमें ख़ास तौर पर अफ़गानिस्तान में अमन के हवाले से हमारी जो अस्करी क़यादत है उसका एक कायदाना किरदार इसमें खुलकर सामने आया है। ठीक है, अच्छा सर जी मैं बहुत एक अलीना जी प्लीज़ और ऐड कर लेंगे। देखिए, इसका अशरफ गनी साहब पिछले खासे अरसे से एक ब्लैक मेलिंग की गेम है उनकी। वो अगर तालिबान के साथ कोई मुज़ाकरात हुए हैं, कोई एग्रीमेंट हुआ है, कभी एक बहाना बनाते हैं, कभी दूसरा बहाना बनाते हैं, और हालांकि उनकी हुकूमत जो है वो कायम अमेरिकन सपोर्ट पर है, काबुल के बाहर उनकी हुकूमत नहीं है, लेकिन वो अपने आप को प्रिटेंड ऐसे कर रहे हैं जैसे शायद वो पूरे अफगानिस्तान पर उन्हीं का सिक्का चल रहा है। अब्दुल्ला के बातें ये एक मैसेज है अशरफ गनी साहब को भी कि आप भी कुछ जो किसी और के मफादात हैं उनके लिए काम न करें। दिस इज हाई टाइम कि अगर इफ़ यू कम बैक टू योर सेंसेस और अफगानिस्तान की जो रियलिटीज़ हैं उनके मुताबिक आप काम करें, और जो यहाँ पर दूसरे जो ग्रुप्स हैं उनको भी आप तस्लीम करें, तो फिर सूरत हाल बेहतर हो सकती है। तो ये एक उनको भी मैसेज है, क्योंकि वो शायद इससे पहले पाकिस्तान पहुँच के, क्योंकि नॉर्दर्न अलायंस के साथ ताल्लुकात अच्छे नहीं थे, तो वो ये समझते थे कि अगर वो नहीं आएंगे तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी पाकिस्तान फौज के लिए, क्योंकि या पाकिस्तान की हुकूमत के लिए जो मुज़ाकरात को फैसिलिटेट कर रहे हैं कि वो तो उनके साथ मामलात में बेहतर नहीं है उनके साथ। तो अब्दुल्ला की आमद से वो तासुर ख़त्म हुआ है, एक नई जो विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी बनी है, मामले जो हैं वो पाकिस्तान की तरफ बढ़ रहे हैं, और ये इस बात का सबूत है कि पाकिस्तान की क़यादत बड़ी मुखलिसाना तौर पर कोशिश कर रही है कि तमाम स्टेक होल्डर्स को इस प्रोसेस में शरीक किया जाए। और अशरफ गनी साहब की जो एक ब्लैकमेलिंग ताकत थी उसको एक बड़ा धचका लगेगा, उनको ये समझ आएगी कि जो इस वक्त जो फैसिलिटेटर हैं, जो मुज़ाकरात करवा रहे हैं, वो तो सबको यकसा नज़र से देख रहे हैं। तो जो एक वेस्ट की ब्लैकमेलिंग है जिसके टूल अशरफ गनी साहब बने हुए हैं, वो उसमें रुकावट इसमें डेफिनेटली आएगी। और ये अनवर साहब जो हैं ये तो बहुत बेहतर समझते हैं इस बात को, ये कहते हैं कि अशरफ गनी साहब की जो हैसियत है उन पर इस दौरे का क्या असर पड़ेगा। जी अनवर जी बिल्कुल, जो अशरफ गनी है नो डाउट अफ़गानिस्तान के प्रेसिडेंट हैं, ताहम उनका इतना इन्फ्लुएंस नहीं है, उनका इस तरह रोल नहीं रहा। जो सोवियत यूनियन के ख़िलाफ़ स्ट्रगल थी उसमें भी कोई प्रोमिनेंट नाम नहीं थे। अब्दुल्ला का एक मकाम है, उनकी एक शनाख्त है अफ़गानिस्तान में, और अहमद शाह मसूद के वो कज़न भी रहे, जनरल फ़हीम कासिम के भी वो करीब रहते हैं, और उनका एक पूरा इन्फ्लुएंस है नॉर्दर्न एरियाज़ में, नॉर्दर्न अफ़गानिस्तान में। मज़ार शरीफ में भी उनकी इज़्ज़त की जाती है। जनरल रशीद दोस्तम भी इनके साथ अच्छे ताल्लुकात रखते हैं, दीगर जो अफ़गान जमातें हैं वो भी एक अच्छे ताल्लुकात रखती हैं, जिसकी वजह से अब्दुल्ला जो है अफ़गानिस्तान में एक इन्फ्लुएंशियल पर्सनैलिटी है। सेकेंडली एक चीज़ है इंटरडिपेंडेंस। पाकिस्तान गुज़िश्ता 2-3 माह से ये कोशिश है कि अफ़गानिस्तान के साथ ना सिर्फ मुज़ाकरात तो वो करवा रहे हैं, हम सहूलतकार तो हम हैं,
मुज़ाकरात भी हम उन्हें फैसिलिटेट कर रहे हैं, इंटर अफ़गान डायलॉग के हवाले से, अफ़गानिस्तान US पीस एग्रीमेंट के हवाले से भी। ताहम दूसरी जानिब जो एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट ये हो रही है कि हमने अपने बॉर्डर गेट्स बार बार जो मुख्तलिफ बॉर्डर गेट्स से कोलाची, अंगूरडा और दीगर जो बॉर्डर गेट्स से चमन का बॉर्डर क्रॉसिंग है उनको हमने खोला। इसके अलावा ट्रांजिट ट्रेड के हवाले से भी मामलात आगे बढ़े हैं। तो जब ये इंटरडिपेंडेंस पैदा होगी पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान, तो ना सिर्फ इससे जो बदएतमादी है उसमें कमी होगी, बल्कि एक म्यूचुअल ट्रस्ट जो है वो डेवलप होगा और इस ट्रस्ट की बेस पे आगे बढ़ने में हमें मज़ीद आसानी होगी और यही ट्रस्ट जो है अफ़गानिस्तान से इंडिया के मज़ीद ख़ात्मे का बायस बनेगा। आज अब्दुल्ला ने भी इंस्टीट्यूट ऑफ स्ट्रेटेजिक स्टडीज़ में अपने ख़िताब में एक अहम बात की। उन्होंने ये कहा कि हमें कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज़ जो हैं उनको पीछे छोड़ना होगा, हमें ट्रस्ट को बढ़ाना होगा और हम मिल के अपने मुश्तरका मफादात के लिए, पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के मुश्तरका मफादात के लिए हमें इस खित्ते में अमन कायम करना होगा, जिसका फ़ायदा ना सिर्फ पाकिस्तान को होगा बल्कि अफ़गानिस्तान को भी होगा। जी अच्छा समी साहब, एक और चीज़ है। जी प्लीज़। एक चीज़ में और ऐड करना चाहता हूँ, अगर मुझे करें। अगर हम यहाँ पर मोहम्मद तारिक साहब का जिक्र ना करें, जो एक इंतहाई सीनियर डिप्लोमेट हैं, सफारतकार हैं पाकिस्तान के, और इस वक्त अफगानिस्तान के लिए पाकिस्तान के वो खुसूसी नुमाइंदा हैं। वो इधर अमेरिका में भी पाकिस्तान के वो रहे हैं, सफारतकार रहे हैं, बहुत ज़बरदस्त। और यहाँ पर भी जो वो प्रोग्राम शुरू करके गए थे यूथ की इंटर्नशिप के, उसका बहुत पाकिस्तानी कम्युनिटी को फ़ायदा हुआ और उसके नतीजे में यंग पाकिस्तानी जो हैं वो कांग्रेस में बहुत सारे जो यहाँ के कांग्रेसमैन और सेनेटर्स हैं उनके साथ उनके स्टाफर के तौर पर उन्होंने काम किया और वो एक बहुत ही उन्होंने यानी वेरी इनोवेटिव, तो उनका इसमें एक बड़ा रोल है। वो अफगानिस्तान में पाकिस्तान के सफीर रहे इससे पहले, और ये जो अमन की कोशिशें हैं जिसमें डॉक्टर अब्दुल्ला का यहाँ पर आना है, वहाँ पर जो मुख्तलिफ स्टेक होल्डर्स के साथ मिलना है, उसमें सादिक साहब को अगर हम उनका जिक्र न करें और उनको इसका क्रेडिट न दें तो ये बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी होगी। वो बड़े ही एक मजे हुए सफारतकार हैं और उनकी जो खिदमात है ये आने वाले वक्तों में जब से पीस अचीव हुआ तो वो शख्सियत आपको हर जगह नुमाया नजर आएगी कि उनका इस हवाले से क्या किरदार रहा। अच्छा समी साहब, मेरा आपसे एक सवाल है। मुझे ये बताएं कि बेसिकली ये जो सारा दौरा है इसके बाद मेरे ख्याल में पाकिस्तान को अब ज़्यादा विजिलेंट होने की ज़रूरत है, और इसके साथ साथ आप देखते हैं कि आने वाले दिनों में क्या ऐसे मुआहदे होने चाहिए जो इंटेलिजेंस शेयरिंग के मुआहदे हों, और तीसरा इस दौरे का जो इम्पैक्ट है वो CPEC पे क्या होगा? जी समी साहब। देखिए, ये अगर इस खित्ते में अमन आता है तो अगर इस खित्ते में अमन आएगा तो CPEC के लिए तो बहुत बेहतर है, पाकिस्तान के लिए बेहतर है। ये जो देखिए सेंट्रल एशियन स्टेट्स, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और उसमें आगे जाके इंडिया की भी इन्वॉल्वमेंट ट्रेड में होती है, तो ये इससे तो बेहतर खबर पाकिस्तान के लोगों के लिए कोई नहीं है। CPEC जो है वो उस पर बड़ा पॉजिटिव असर पड़ेगा इसका, और पाकिस्तान की जो एनर्जी की जरूरियात हैं वो इससे पूरी होंगी। वो जो एक आपस में जो ट्रेड है, जो एक्सपेंशन होगी उसकी, और तमाम मकामी ये जो लोग हैं इसमें शिरकत कर सकेंगे, मकामी मंडी एक क्रिएट होगी। ये 2-2.5 अरब लोग रहते हैं दुनिया के सिर्फ इस छोटे से खित्ते में, और अगर ये एक बाकायदा तौर पर यहाँ पर इकोनॉमी डॉक्यूमेंटेड हो जाए और पीस हो जाए, तो यहाँ पर से जो बिजनेस जनरेट होगा वो पूरी दुनिया की इकोनॉमी को लिफ्ट करेगा। इस खित्ते की इकोनॉमी की तो उसने लिफ्ट करना ही करना। अच्छा अनवर, मैं आपसे ये सवाल करूंगी, एक तो ये CPEC के हवाले से आप भी थोड़ा बताएं कि क्या बातचीत है, इसका क्या इम्पैक्ट होगा, और इसके साथ इंटेलिजेंस शेयरिंग के हवाले से अगर कुछ इफ़ यू हैव समथिंग। सबसे पहली बात है CPEC। आज अब्दुल्ला ने जब खिताब किया इस्लामाबाद में तो उन्होंने इस वाले से भी बात की। उन्होंने कहा कि चीन का वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव जो है वो इंतहाई अहमियत का हामिल है और अफगानिस्तान पर, पाकिस्तान पर इसके दूरस्थ नताइज मरतब हो सकते हैं। ठीक होगा। उन्होंने खुल के बात तो नहीं की CPEC के हवाले से, ताहम उनकी वाइब्स काफ़ी पॉजिटिव थी। और जब हम ये देखते हैं कि चीन ने गुज़िश्ता दिनों ईरान के साथ 27 साल एग्रीमेंट किया इन्वेस्टमेंट का, 27 साल में ईरान में इन्वेस्टमेंट करने जा रहा है, इंडिया भी वहाँ से आउट हो गया, तो ईरान के अफ़गानिस्तान के साथ ऑलरेडी एक अच्छे न सिर्फ ताल्लुकात है बल्कि कुछ ईरान में अफ़गानिस्तान में ऐसी जमातें जो कि ईरानी स्पोर्ट्स से काफ़ी। अच्छा, तो मुझे ब्रेक लेनी है, सॉरी टू कट यू हेयर। जैसे मैं वापस आती हूँ मैं चाहूँगी कंप्लीट करें, लेकिन प्रोग्राम में वक्त एक छोटी सी ब्रेक का। स्टे विद अस।
वेलकम बैक नाज़रीन, तो फिर आपको खुशामदीद कहते हैं जी। अनवर, आप CPEC के हवाले से बात कर रहे थे और इसके साथ साथ मेरा एक और भी सवाल था, वो ये था कि इंटेलिजेंस शेयरिंग के आप कुछ मुआहदे देखते हैं आने वाले दिनों में, और वज़ीर आज़म जो दौरा करने जा रहे हैं, अगर कुछ इन्फॉर्मेशन उस हवाले से है तो वो भी बताइएगा। जी सबसे पहले तो बात ये कि अफ़गानिस्तान के हवाले से जो CPEC है, अफ़गानिस्तान जो है, मुझे जो अभी अब्दुल्ला का दौरा पाकिस्तान है उसको अगर हम देखें तो किसी हद तक अफ़गानिस्तान का इंटरेस्ट दिखाई देता है कि वो भी अफ़गान ट्रांजिट ट्रेड और CPEC के रूट को मिल के इसके समरात से मुस्तफ़ीद होना चाह रहा है। इंटरडिपेंडेंस तभी मुमकिन है जब अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान मिल के एक दूसरे पे इन्हिसार करें, और ईरान के साथ चूँकि चीन का ऑलरेडी 27 साल एग्रीमेंट होने जा रहा है, इन्वेस्टमेंट आ रही है, ईरान का इन्फ्लुएंस अफ़गानिस्तान पर है, तो अफ़गानिस्तान के CPEC के सम्राट से मुस्तफ़ीद होने के जो है हम इम्कानात काफ़ी रोशन है। और ये देखते हैं कि आज उन्हें तकरीर में भी ये कहा कि चीन का एक अहम रोल है, चीन का वन बेल्ट वन रोड मनसूबा काफ़ी अहम है। फिर अलीना मैं इसको सम अप कर देता हूँ। मैं आपको ये बेसिकली ये जो डॉक्टर अब्दुल्ला का विजिट है ना, ये किस बात की रिफ्लेक्शन है? ये इस बात की रिफ्लेक्शन है कि जिस तरह चाइना ने ईरान से इंडिया को आउट किया ईरान के साथ मिलके, उसी तरह अफगानिस्तान से जो कोई रहा था थोड़ा बहुत जो इन्फ्लुएंस था इंडिया का, वो भी अब वहां से खत्म हो गया। मुज़ाकरात से तो पहले ही आउट था। अब जो ईरानियन इन्फ्लुएंस नॉर्दर्न अलायंस पे था उसको चाइना ने इस्तेमाल किया, और डॉक्टर अब्दुल्ला पाकिस्तान आए हैं, पाकिस्तान की फौज के साथ वो बात कर रहे हैं। इंडिया का जो इन्फ्लुएंस था अफगानिस्तान के अंदर ये इस तरह के ग्रुप्स के जरिए, वो अब हमें मुकम्मल तौर पे खत्म होता हुआ नजर आ रहा है। तो ईरान से फारिग होने के बाद अब इंडिया अफगानिस्तान से भी फारिग हो रहा है। चाइना और पाकिस्तान वो जिस रीजनल अलायंस की बात कर रहे थे, मजबूत कर रहे थे, वो अल्हम्दुलिल्लाह आपको नजर आ रहा है, उसके समराट नजर आ रहे हैं। अफसोस इस बात का है कि पाकिस्तान का मीडिया ये बात पाकिस्तान की कौम को नहीं बता रहा कि जो हमारे लीडरान है, हमारी फौज है, हमारी हुकूमत है, वो किस तरीके से इस खित्ते में इंडिया को आउट कर रही है, इंडिया के इन्फ्लुएंस को खत्म कर रही है, और इसका इम्पैक्ट होगा कश्मीर के इशू पर। जब ये पूरा एक स्टेक होल्डर्स बन जाएंगे तो फिर सारे पाकिस्तान के साथ होंगे। पाकिस्तान की आवाज में आवाज मिलाकर इस खित्ते में अमन के लिए इंडिया को कहेंगे कि ये कश्मीर का मसला हल करना होगा। तो ये बहुत बड़ी सफारतकारी और बहुत जाली है पाकिस्तान की, पर सद अफसोस कि मीडिया उसको उस तरीके से हाईलाइट नहीं कर रहा। बिल्कुल ठीक आपने बात की, और बस फिर मैं एक दफ़ा एक और चीज़ कहूँगी कि पाकिस्तान को ज़्यादा विजिलेंट रहने की ज़रूरत है। खैर, अपनी अगली स्टोरी की तरफ आते हैं। शहबाज शरीफ साहब का जिस्मानी रिमांड, समी साहब। मैं राना साहब, मुझे ये बात आप जरा बता दें, और सदीक साजिद साहब आप भी, कि ये जो मरियम औरंगजेब साहबा कहती हैं कि इमरान खान के हुक्म से गिरफ्तार किया गया, और शहबाज शरीफ साहब ने ये जो उनकी जमानत की जो दरख्वास्त थी, जो वो कंफर्मेशन चाह रहे थे, ये अपनी दरख्वास्त को उन्होंने जब वापस लिया तो अदालत ने उनकी, जाहिर है जब उनकी दरख्वास्त वापस हुई तो उनकी जमानत जो है वो मुस्तरद हो गई है। तो इसमें इमरान खान का क्या रोल है? और दूसरा ये मुझे बता दें कि ये वापस क्यों लिया है उन्होंने? क्या फिर वो जो गुफ्तगू हो रही है, शहबाज साहब ने जो उनके जराए बताते हैं कि मुझे आप डाल दें अंदर और बाकी जो काम है वो आप करते रहें, क्योंकि इस वक्त तो भाई साहब जो हैं और जो भतीजी साहब हैं वो तो हमारी बात नहीं सुनती हैं, तो मेरे लिए बेहतर ये है कि आप मुझे बस अंदर ही मैं रहूं। अपने साथियों से भी ये बताया जा रहा है, उन्होंने यही बात कही है। और तो क्या आपके पास क्या इन्फॉर्मेशन है? समी साहब देखें, बात यह है कि शहबाज शरीफ साहब ने, आपने बिल्कुल सही बात की कि कल जिस तरीके से मरियम औरंगजेब साहिबा ने हंगामा बर्पा किया लाहौर हाई कोर्ट के अहाते में और कहा कि जी इमरान खान के हुक्म पर उन्हें गिरफ़्तार किया गया है, कि भाई दरख्वास्त की ज़मानत शहबाज शरीफ साहब ने वापस ली, उस बिना पर हाई कोर्ट ने वो खारिज कर दी और वो गिरफ़्तार हो गए। इसमें इमरान खान का हुक्म कहाँ से आ गया? बात समी साहब ये बड़ी गहरी है जो आपने की है, और ये बड़े सोचने की बात है ख़ास तौर पे मुस्लिम लीगियों के लिए, कि शहबाज शरीफ साहब ने अपनी दरख्वास्त ज़मानत वापस लेना, इसका मकसद क्या था? यानी ख़ुद को गिरफ़्तारी के लिए पेश कर दिया उन्होंने। तो अब शहबाज शरीफ साहब के साहबजादे हमजा शहबाज साहब पहले जेल में हैं। शहबाज शरीफ साहब ने अपनी दरख्वास्त ज़मानत वापस लेके खारिज करवा के ख़ुद वो भी गिरफ़्तार हो गए। तो जबकि नवाज़ शरीफ साहब अपने साहबजादों के हमरा लंदन में मौजे मार रहे हैं, हसन नवाज़ के दफ्तर को उन्होंने अपना अड्डा बना लिया सियासी, वहाँ बैठ के सारी मीटिंग्स कर रहे हैं, हदायत जारी कर रहे हैं। और ये इससे क्या तासुर मिल रहा है कि ये तो बेचारा भुगत रहा है, पहले हमजा इतने अरसे से अंदर है, अब उसका बाप भी अंदर चला गया,
और वो देखो मियाँ साहब मौजा ही मारते हैं, खुद भी बाहर है, और मरियम नवाज साहिबा जो हैं वो भी जेल में तो नहीं है ना, बेशक बाहर नहीं गई हैं तो बाहर ही ना। तो इससे मुस्लिम लीग नून के अंदर जो शहबाज शरीफ कैंप और नवाज शरीफ कैंप है, अब वो शहबाज शरीफ साहब के हामी जो हैं वो इस चीज़ का प्रोपेगेंडा करेंगे कि देखें हमारा लीडर जो है वो तो कुर्बानियाँ दे रहा है, और ये जो तसादम का बयानियाँ लेकर बाप बेटी फिर रहे हैं, ये खुद मौजे मार रहे हैं, कुर्बानियाँ दे रहा है शहबाज शरीफ और उनका बेटा, और ये मौजे मारने वाले, लड्डू खाने वाले, चूड़ी खाने वाले। कल एक बात की थी मैंने जब प्रोग्राम का आगाज़ किया था, तो मैंने ये कहा था कि बेसिकली आज का जो दिन है वो मरियम के लिए कोई अच्छा दिन नहीं है। उसकी एक रीज़न ये है कि वो जिस तहरीक को लेकर चलना चाहती हैं वो शहबाज शरीफ के बगैर और हमजा के बगैर पूरी नहीं हो सकती, क्योंकि अगर लोगों को निकालना है आपने बाहर, लोगों को आपने गलियों में लेकर आना है, तो उसके लिए आपको पंजाब में खास तौर पे हमजा की और शहबाज शरीफ की बहुत ज़रूरत है। तो बड़े स्मार्टली जो है ना शहबाज शरीफ साहब ने, जैसे कि आपने समी साहब ने भी बताया कि उन्होंने अपने जो पेपर है जमानत के वो वापस ले लिया, और कल जब उनका मेडिकल टेस्ट हो रहा था मुझे लगा उनका बीपी थोड़ा ऊपर नीचे होगा, लेकिन बड़ा नॉर्मल था उनका बीपी। मेरे ख्याल में इतने महीने उनका नॉर्मल नहीं रहा होगा बीपी, कल जितना नॉर्मल हुआ है। समी साहब की जो ये बात है ना उसमें ज्यादा वजन है कि वो मैं सदीक एक सेकंड, जी जी एक सेकंड, मैं एक सिर्फ फिक्र बोलूँगा। अलीना, मुझे ये लगता है कि अगर तो कोई एहतजाजी तहरीक चलानी है, अगर लोगों को सड़कों पे निकालना है, उसके लिए मरियम नवाज को शहबाज साहब की जरूरत नहीं है। अच्छा। ना ही हमजा क्राउड पुलर है, वो मरियम खुद क्राउड पुलर है। अच्छा। लेकिन अगर पार्लियामेंट के अंदर कोई मसले दिखाने हैं तो जो पार्लियामेंटेरियन है, ये आप देख लीजिएगा कि वो ज्यादा शहबाज शरीफ का आंख देखेंगे, हमजा शहबाज का इशारा देखेंगे, वो नवाज शरीफ का इशारा नहीं देखेंगे। ठीक है सर। मैं यही कह रहा था कि समी साहब की जो ये बात है ना कि शहबाज शरीफ खुद ही चाहते हैं कि वो अंदर रहे। एक उन्होंने कहा जी मैं अपना केस, अपना मुकदमा अल्लाह पे छोड़ता हूँ, दरख्वास्त जमानत वापस ले ली और उन्होंने उसके ऊपर ज़्यादा इसरार नहीं किया। दूसरी बात, मरियम औरंगज़ेब ने आज कहा कि हम एहतजाज नहीं करेंगे। फिर उन्होंने कहा जी चूँकि कि एक ये समझा जाएगा किसी एक शख्स के लिए ये एहतजाज कर रहे हैं तो हम ऐसा नहीं कि बाल ने तो कल कहा था कोने कोने में मुल्क के होगा। नहीं, जो मरियम औरंगज़ेब साहब बात कर रही हैं वो बिल्कुल ठीक कर रही हैं। समी साहब का अपनी राय है, लेकिन मेरी राय इस पे मुख्तलिफ है। वो अच्छा। दूसरी बात, तीसरी बात जो समी साहब ने ये बात की पार्लियामेंट के अंदर, उसके सुन लें, ताज़ा तरीन सुन लें। कल है पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की मरकजी जो कमेटी है उसका इजलास, उसके चेयरमैन है राना तनवीर साहब। अच्छा, उसके मेंबर हैं शहबाज शरीफ। चेयरमैन चाहे तो उनके प्रोडक्शन आर्डर जारी कर सकता है। मैंने आज उनके चैम्बर से चेक किया प्रोग्राम में आने से पहले, मैंने क्या उनसे पूछा भी, मैंने कहा जी कि उनके चैम्बर के जो स्टाफ से क्या शहबाज शरीफ की कोई दरख्वास्त आई है उनके प्रोडक्शन आर्डर जारी करने के हवाले से, अगर उनको कोई रिलीफ दिलवाना, उनका नहीं, कोई नहीं आई। तो कोई चेयरमैन नून लीग का, शहबाज शरीफ भी नून लीग के, तो अगर राना तनवीर साहब अगर चाहें तो आज खुद भी वो प्रोडक्शन आर्डर उनके जारी कर सकते हैं, क्योंकि उनके पास इस मामले के ऊपर स्पीकर के आलमोस्ट जो इख्तियारात है वो उनको हासिल होते हैं, लेकिन उन्हें दरख्वास्त ही नहीं नून लीग वालों ने, तो वो ये बात। और तीसरी बात ये है कि ये चाह रहे हैं कि अभी जो हमजा पहले अंदर है, शहबाज शरीफ साहब अब मौज में लाहौर करेंगे, वो अब पिछले चंद दिनों में कमर में दोबारा दर्द शुरू होगा, उसके बाद हॉस्पिटलाइज होंगे। 15 दिन के लिए तो नहीं हो सकता ना? चले वो हो भी सकता है, वो तो ज़ाहिर नैब वालों ने तो पहले अपना हिफ्ज़े मातकद्दम के तौर पे क्या कि हम कमर दर्द समेत इनको जितनी भी बीमारियां हैं उन सब की अद्वियात हम बहुत से लोग सभी साहब ये भी बात कर रहे थे कि मरियम साहिबा जो हैं वो बेसिकली अगर ये सारी सिचुएशन होती है तो उसमें शायद मौलाना साहब जो है वो उनकी बड़ी मदद करेंगे तहरीक को चलाने के लिए। लेकिन आज मौलाना साहब के लिए भी एक अच्छी खबर आ गई है। लेट्स सी, मैं चाहूँगी आप इस पर ज़रूर कॉमेंट करें, लेकिन प्रोग्राम में वक्त तो एक छोटी सी ब्रेक का, जो ब्रेक से वापस करते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन, फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। जी समी साहब, ये जो मौलाना वाली बात मैंने की थी वो मैंने इसलिए की थी कि पिछले दिनों खबरें कुछ इस हवाले से आ रही थी कि मौलाना साहब को नैब ने बुलाया है, फिर आज उसकी तरदीद भी आ गई है कि ऐसी कोई चीज़ नहीं है। सो व्हाट डू यू से ऑन इट? देखिए, नैब इंडिपेंडेंटली काम कर रही है और उसमें ये परसेप्शन या ये नैरेटिव अपोजिशन का है कि जी वो गवर्नमेंट के इन्फ्लुएंस में काम कर रही है और जो दुश्मन हुकूमत के जो मुखालिफिन हैं उनको वो बुलाया जा रहा है। और ये मौलाना की भी ये खबर बेसिकली जब ये चलाई गई थी तो इसका मकसद एक ही था कि ये बताया जा सके कि देखें जी APC कराई है मौलाना ने और उसके बाद अब नैब ने उनको बुला लिया है, और ये बताया जा सके कि नैब जो है वो एक सियासी इदारा बन गया है और वो सियासी इंतकाम ले रहा है जो नून लीग का नवाज का जो बयान है। ये बात और मीडिया उसके लिए यूज हो रहा है, बगैर नैब का मौक़िफ़ लिए, बगैर उनसे बात किए ये खबर चला दी
कि जी उनको बुलाया जा रहा है सोर्सेज के जरिए। इसका एक मकसद था कि आप पाकिस्तान की कौम के आगे जो ये एहतसाब का अमल है इसके ऊपर सवालिया निशान क्रिएट करें और ये लोगों के दिनों में डाला जाए कि नैब जो हुकूमत मुखालिफिन जो लोग हैं उनको बुला रही है। तो ये एक कैंपेन उनकी चल रही है, पुरानी प्रोपेगेंडा चल रहा है, लेकिन जो वो तो उसका ये हिस्सा था। लेकिन असल जो बात है शहबाज शरीफ साहब वाली, देखिए शहबाज हुआ ये है कि शहबाज साहब से कहा कि जनाब आपने पिछले 1 साल 1.5 साल से जो एक मफामत की बात की है, मुझे आप बाहर ले गए, आप हमें बताएं, हमें तो कोई फायदा नहीं हो रहा, ये मुकदमात चल रहे हैं और अदालतें हमें सजा देने वाली हैं। फिर उनके बेटे ने भी कहा, सलमान शहबाज भी इस वक्त नवाज शरीफ साहब के साथ हैं, उनके ऊपर भी अरबों रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस हैं। और शहबाज शरीफ साहब ये कहते हैं कि आप मेरे बच्चों से पूछें, मैं तो नहीं हूँ। तो सलमान शहबाज वहाँ पर हैं, प्रॉपर्टी उनके पास है, दौलत सारी उनके पास है। इस बात का उन्हें खौफ है कि वो भी कहीं आगे जाके जो फैसले आ रहे हैं उसके नतीजे में प्रॉपर्टी कंफिस्केट ना हो जाए। और जो सबसे अहम बात जो आज काबीना की, जो अभी मुझे थोड़ी देर पहले राणा साहब बता रहे थे, इसकी वो तफसील खुद अगर उनसे आप सुन लें तो बेहतर है कि इमरान खान साहब ने ये कहा है कि हर सूरत में नवाज शरीफ को वापस लाएंगे और एक एग्जाम्पल बनाएंगे। राणा साहब ये बड़ी अहम, बोरिस जॉनसन जो है वो प्राइम मिनिस्टर के बड़े दोस्त हैं, जो इंग्लैंड के प्राइम मिनिस्टर हैं। तो ये इस हवाले से मजीद आपके पास क्या मजीद आपके पास जी समी साहब, आज प्राइम मिनिस्टर साहब वफाकी काबीना के अजलास में इस मसले पर बहुत सीरियस थे और उन्होंने अपने वुज़रा से कहा कि हमें पाकिस्तान के अंदर एक मिसाल बनानी है कि ये शख्स जो पाकिस्तानी कौम को, पाकिस्तानी इदारों को धोखा देकर, बीमार बनकर, बीमारी का बहाना बनाकर मुल्क से बाहर चला गया, इसने अरबों खरबों रुपया पाकिस्तान का लूटा हुआ है। हम बरतानिया की हुकूमत की मदद से इसको वापस लाएंगे, ये कहा प्राइम मिनिस्टर ने। और उन्होंने कहा कि हम ऐसे पाकिस्तान में एक मिसाल बनाएंगे कि पाकिस्तान का माल लूटने वाला कोई भी एहतसाब से बच नहीं सकता। इस बारे में आज प्राइम मिनिस्टर साहब बड़े यकीन से बात कर रहे थे। तो समी साहब एक बात तो बड़ी क्लियर है, लेकिन ये सदीक साजिद साहब तो नहीं मान रहे इस बात को। राणा साहब क्या सदीक साजिद साहब तो सारे हिला रहे हैं, वो तो नहीं मान रहे इस बात को। नहीं, मैं इस वजह से नहीं मान रहा कि जो कमेटी बना दी है, फिर कमेटी बना दी, इससे पहले भी फ़रोग नसीम को टास्क दिया था, बाबर रवान को दे दिया, फिर क्या दिया, पहले वजारत दाखिला को दिया था, आज वजारत खारजा और FIA को टास्क दे दिया। मैं तो इस वजह से कह रहा हूँ कि ये अगर कोई अमली इकदाम उठाए ना, बराह रास्त कोई इस किस्म का कोई स्टेप वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को खुद उठाना पड़ेगा। अब ये उनके साथ और उन नहीं डायरेक्ट फ़ोन करने वाली बात नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ कि ज़ाहिर है दो सरबराहान मुल्क दोस्त वज़ीर-ए-आज़म से बात हो सकती ना, उनको लेटर लिख दे। वो चिल्ली के साबिक हुक्मरान को भी तो ले गए थे ना। जी लिख दे उनको। तो अगर वो जा सकते हैं तो नवाज राणा साहब बाबुओं पे डालने पे, ब्यूरोक्रेट्स पे डाल, वो कोई ना कोई आपको कोई लकूना दे देंगे। वो ब्यूरोक्रेट्स जो है ना, वो जो कमेटी बन गई, बैठ गई, चली गई, राब्ता कर लिया, वो तो उसमें तो कुछ नहीं होगा। ये तो अगर आप शहजाद अकबर साहब को जिम्मेदारी दें ना, शहजाद अकबर साहब 1 रुपया वापस नहीं ला सके, उनको जिम्मेदारी सौंपी थी। रिया साहब को वापस ले आए, रुपया वापस लाएंगे ना, वो खुद जहाज में बैठ के चले जाए। समी साहब की बात सुनिए। मुझे फिर जी भाई सदीक साजिद साहब आप कह रहे हैं कि कमेटियों का कोई फायदा नहीं, तो इसका मतलब है कि ये जो राना सनाउल्लाह की सरबराही में और सायरा अफजल तारड़ की जो कमेटी बनी है दलाल चौधरी की तहकीकात के लिए, वो फजूल ही है, उसका कोई नतीजा नहीं निकलेगा। सर, हम तो गवर्नमेंट की कमेटियों की बात कर रहे हैं ना, ऑपोजिशन की तो वैसे ही फजूल होती हैं कमेटियां, बेचारी बना भी लें तो उनसे कौन सा निकलता है। बात तो ये है जो इंतजामिया है, जिसकी गवर्नमेंट है, जिसके पास इख्तियार है, वो डिलीवर करे तो समझ आती है ना सर। आज उस कमेटी की ना कोई इब्तदाई फाइंडिंग सामने आई है जो राना सनाउल्लाह साहब और उसमें उन्होंने कहा है जी वो तंजीम साजी के लिए नहीं गए थे। अब देखें ये खुला तजाद है। कल मोहतरमा मरियम नवाज साहबा ने कहा कि ये उनका जाती मामला है, जबकि तलाल चौधरी मरियम ने बिल्कुल ठीक बात की है, क्योंकि उसमें खातून का जिक्र आ रहा था। तलाल चौधरी ने कहा मैं तंजीम साजी के लिए आया था। ठीक बात की है, क्योंकि उसमें खातून का जिक्र आ रहा था। मेरे ख्याल में मरियम इससे बेहतर कोई बात नहीं कर सकती थी। एक औरत का जिक्र आ रहा है, आप क्या चाह रहे हैं? पब्लिक में बैठी हुई है, मीडिया का क्या बात कर रहे हैं? का मसला है, डिसेंट तरीके से उन्होंने बात किया मेरी नजर में तो। जी समी साहब, नहीं डिसेंट तरीके से बात। एक खातून को तो तलाल चौधरी को पार्टी से निकालना चाहिए। उस खातून ने कोई बात की इसके ऊपर? उसको सस्पेंड करते। अगर खातून के साथ समी साहब की बात जी जी समी साहब, मैं सिर्फ यही कह रहा हूँ कि देखे ना, आप वैसे तो खवातीन के हकूक की बात करती हैं, राइट की बात करती हैं, और यहाँ पर आपने
सर जहाँ पे करने की जरूरत है वहाँ पे मैं बिल्कुल करती हूँ और मैं अभी भी कर रही हूँ। और मैं आपसे ये कह रही हूँ कि एक खातून का इशू है, जिस तरीके से वहाँ पे सारा मीडिया बैठा हुआ था, जिस तरीके से मरियम ने उसको हैंडल किया है, मेरी नजर में वो बिल्कुल ठीक है। दूसरी चीज ये है, मेरा एक सवाल है सदीक साजिद साहब से, जिस खातून के साथ ये हुआ है, जिस खातून के साथ ये हुआ है, उसने क्या बात की सदीक साजिद साहब, बताइएगा मुझे। उसने तो जो ट्वीट किया था, तलाल चौधरी साहब खुद कह रहे हैं सनी साहब कि मैं तंजीम साजी के लिए आया। नहीं, उसके बाद उसने इस्तीफा भेजा हुआ ना, उसने इस्तीफा भेजा है। हाँ, हो गया, हाँ, एक्सेप्ट हो गया। ये एक्सेप्ट नहीं हुआ, एक्सेप्ट तो स्पीकर ने करना। पब्लिकली उन्होंने कोई बात की इसके अलावा? पब्लिकली उन्होंने सिर्फ एक ट्वीट किया था, उसके अलावा उन्होंने कोई बात नहीं की। जी समी साहब, तो मुझे बताए ना, वो उससे अपना भाई उसका अगर तलाश, वो जो खातून है उसने इस्तीफा दिया है मरियम नवाज को और शहबाज शरीफ को, तो वो जो है तलाल चौधरी, उसको पार्टी ने सस्पेंड करे ना उसकी मेंबरशिप के। उसने नाम क्यों लिया तंजीम साजी का? भाई मरियम नवाज कह रही है जाती मामला है, वो कह रहा है मैं तंजीम साजी के लिए किया, तो उसने तो पार्टी को इस्तेमाल किया। तो और जो इब्तदाई रिपोर्ट है समी साहब, वो कह रही है, इब्तदाई जो रिपोर्ट है वो कह रही है कि वो तंजीम साजी के लिए नहीं गए थे और ये सायरा अफजल तारड़ साहबा की सरबराही में बनी है। गो के इसकी मरियम औरंगजेब ने आज तरदीद की है। अभी कोई फाइनल रिपोर्ट नहीं आई, जो इब्तदाई जो सोर्सेस से पता चला है उसमें ये चीज। इसका मतलब ये हुआ कि उसने झूठ बोला सबसे पहले, उसने तलाल चौधरी ने, कि मैं तंजीम साजी के लिए गया था। तो इस झूठ की बुनियाद पर उसे फारिग करें, पार्टी से सस्पेंड करें, फाइनल जब तक फाइंडिंग्स नहीं आ जाती। सनी साहब, जब मोहतरम राणा सनाउल्लाह साहब मैं आपसे भाईजान सनी साहब, ये जब मोहतरम राणा सनाउल्लाह साहब से ये सवाल हुआ, नहीं मैं आपसे एक चीज सर मैं पूछ, देखिए मेरी बात सुने सर, मैंने आपकी बात बिल्कुल सुन रही है, लेकिन इस जो स्टोरी है ना, इसकी दो साइड्स हैं। दूसरी साइड पे मैं कोई कमेंट नहीं करना चाहती। जो लोग इस स्टोरी को फॉलो कर रहे हैं उनको पता है कि इस वक्त इस्लामाबाद में कौन सी जगह पे कौन कौन लोग बैठे हुए हैं। सो आई डोंट वांट टू कमेंट ऑन इट। जी राणा साहब, देखें आज समी साहब राणा सनाउल्लाह साहब से सर छोड़ देना, मैं नहीं चाह रही कि मैं इस पे मजीद बात करूं। एक खातून का मसला मैं कैसे बात करूं? अच्छा चले सुने, जो जिस हॉस्पिटल में उनको रखा गया उसका जो एग्जीक्यूटिव ब्लॉक है वहाँ पे किसी को जाने नहीं दे रहे। हम कितनी मरतबा कोशिश की, मेरे ख्याल में ठीक है, लेकिन आप इख्तिलाफ करना चाहते हैं तो करें। नहीं समी साहब, देखे ना, अगर इतने ही वो पाक साहब पाक दामन है तो जाने देना। वो उस हॉस्पिटल के बाहर गार्ड बैठाए हुए हैं, उसका एग्जीक्यूटिव ब्लॉक है, वहाँ पे उसको रखा हुआ है, उनका इलाज हो रहा है, और उस खातून को भी छुपा दिया। और उनको जिस इलाज में वो रह रही थी वहाँ पे वो नहीं, लेकिन है वो इस्लामाबाद में ही। तो कौन कर रहा है ये? और ऊपर से जो बेशर्मी की बात है, बेशर्मी की बात ये है कि कोशिश की जा रही है कि दोनों का राजीनामा हो जाए। जी बिल्कुल। एक आदमी जो है जिसने आके पार्टी के बारे में कहा कि मैं मजाक उड़ाया कि मैं तंजीम साजी के लिए गया था। भाई अगर कहीं आदमी कोई ऐसा गैर अखलाकी हरकत में मुलव्वस है, आई एग्री, उनको इस्तीफा देना चाहिए, इस पे तो कोई इख्तिलाफ नहीं है मेरा, उसमें खत्म कर दे, बिल्कुल मांगना चाहिए इख्तिलाफ। में तंजीम, और ये वो तंजीम साजी के लिए गया, उस्मा बुखारी ने कह दिया कि वो हादसा हो गया, और ये मरियम औरंगजेब साहब आप ये कह रही है कि मरियम नवाज साहबा आप लीडर हैं पार्टी की, और आप कह रही हैं अपने आप को हम पल्ला नवाज शरीफ के करार दे रही हैं, लेकिन आपकी हालत ये है कि जो आपका बगल बच्चा था, जो आपका बेसिकली आपका जो चेला था, अगर वो एक बदकारी में पकड़ा गया किसी वजह से, उस पर इल्जाम है, तो जब तक अभी तो इल्जाम है ना, फाइंडिंग आएगी उस वक्त देखा जाएगा। तो आप उन्हें मुअत्तल करें, पार्टी से मुअत्तल करें, ये साबित करें कि आप असूलों पर चलने वाली। वैसे समी साहब मैंने एक बात सुनी है कि तैयार नहीं है। वैसे मैंने एक बात सुनी है कि हरीम शाह को मैदान में लाया जा रहा है। वो एक आयशा खातून थी ना, आयशा गुलेलई भी काउंटर करने के लिए और नून लीग ला रही उनको। चलिए एक आयशा गुलेलई भी थी, मुझे याद है, बहुत इल्जामात लगाए थे लेकिन उनका कुछ नहीं हो सका था। खैर जी, मेरे ख्याल में प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया। हम और ख़ासतौर पर अनवर अब्बास का बहुत बहुत शुक्रिया कि वो आए, उन्होंने प्रोग्राम में कमेंट किया। लेकिन हम तीनों को इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिए, अल्लाह निगहबान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।